नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर तो यही है कि चुनाव आयोग क्योंकि इस वक्त बिहार दौरे पर है, 2 दिवसीय दौरे पर है और 2 दिन से लगातार बैठकों का दौर जारी है, जिसके बाद आज समय आ चुका है कि 2 बजे चुनाव आयोग बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जानकारियां दी जाएंगी। हो सकता है कि कुछ उन सवालों के जवाब भी चुनाव आयोग दे दे जो कि विपक्ष की तरफ से उससे पूछे गए हैं। उससे पहले अभी अधिकारियों के साथ लगातार बैठक हो रही है। कल पहले चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों के साथ और जो सत्ता पक्ष के दल हैं उनके साथ यानी सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। हालांकि इसमें एनडीए के कुछ दलों को नहीं बुलाया गया और उसके चलते खबर यह भी आ रही है कि वो दल कुछ नाराज भी बताए जा रहे हैं। खैर, ये अलग मुद्दा है, लेकिन इसके अलावा चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से बैठकें की, उसमें उनकी परेशानियों को समझा, उनके सुझावों को सुना है। अब उन सुझावों पर कितना विचार करता है चुनाव आयोग, ये तो तभी पता चलेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता लगेगा कि आखिर विपक्ष ने जो आपत्तियां दर्ज की हैं उस पर भी चुनाव आयोग कोई विचार कर रहा है या नहीं, या फिर आरजेडी की तरफ से या बीजेपी की तरफ से या जेडीयू की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं उनको माना जा रहा है या नहीं। अब ये जो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसमें यह बात साफ होगी या फिर चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें यह साफ होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं। कल शाम को भी चुनाव आयोग की एक बैठक हुई और आज भी चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक थी जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें चर्चाएं हुई हैं, निर्देश दिए गए अधिकारियों को। लगातार चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि चुनाव इस बार निष्पक्ष ही होंगे। हालांकि पहले भी इस तरह के दावे करता रहा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से हमेशा ये आरोप लगते हैं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं होते और अब एक बार फिर से विपक्ष वही आरोप लगा रहा है। इसके अलावा जब चुनाव आयोग वहां मौजूद है, बिहार में इस वक्त लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन उधर सत्ता पक्ष के 2 दल आपस में ही भिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान है और बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग जब मौजूद है और उस दौरान यह खींचतान खुलकर सामने आ गई है। चुनाव आयोग के सामने ही जब दोनों दलों के मत एक नहीं दिखाई दिए तो फिर यह खींचतान अब उजागर हो गई और इस पर अब विपक्ष एक तरह से तंज कस रहा है, चुटकी ले रहा है। तो इन दोनों मामलों पर और इसके अलावा भी तमाम मामलों पर हमारी नजर रहेगी और इस पर ही हम लगातार चर्चा करेंगे। सबसे पहले अविनाश जी आपके पास आना चाहूंगी। चुनाव आयोग के बिहार दौरे को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी उसके बाद कल चुनाव आयोग आखिरकार पहुंचा है। हालांकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान के लिए इतना समय जो ले रहा है चुनाव आयोग वो इसलिए लिया क्योंकि बीजेपी को लेकर जो आरोप हमेशा से लगते हैं चुनाव आयोग पर मिली भगत रहती है। जब तक बीजेपी आलाकमान का इशारा नहीं मिल जाता चुनाव आयोग राज्य की तारीखों का ऐलान नहीं करता। और अब कहा जा रहा है क्योंकि 1 करोड़ महिलाओं को पैसा बांटा जा चुका है, उसके अलावा युवाओं को भी 1-1 हजार रुपए दिए जा चुके हैं, कुछ योजनाएं थी उन्हें पूरा किया जा चुका है, तो अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर देगा। तो अब जैसे कि चुनाव आयोग इस वक्त बिहार में है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चुनाव आयोग उन सवालों के जवाब देगा या विपक्ष ने जो आरोप लगाए, जो आपत्तियां दर्ज की वोट चोरी को लेकर या जिस तरह से लगातार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से एक के बाद एक सबूत पेश किए गए। किसी एक मकान में 947 लोग हैं तो किसी एक मकान में 800 कुछ लोग हैं, एक मकान में 200 कुछ लोग बताए जा रहे हैं जो वोटर हैं। एक संख्या पर इतने सारे लोग कैसे हो सकते? ये बहुत सारे सवाल हैं वोट चोरी को लेकर, या बाहर के लोग वोटिंग लिस्ट में शामिल हैं। जैसे कि तेजस्वी यादव का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी के, गुजरात के लोगों को वोटिंग लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसको लेकर क्या चुनाव आयोग आज कोई बड़ी जवाब दे सकता है? क्या विपक्ष के सवालों के जवाब देगा या फिर हर बार की तरह बचता हुआ दिखाई देगा? नहीं, अभी तक जो चुनाव आयोग का हमने देखा है, चाहे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही हो या बाकी के मुद्दे रहे हो, वो कभी भी विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं देते हैं। तो इस बार भी जो बिहार में अब जो चुनाव को आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है और उसमें भी चुनाव आयोग की तरफ से सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारियों के बारे में बताया जाएगा और विपक्ष के जो सवाल हैं
और लगातार जो चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं उनके जवाब नहीं मिलेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से हमेशा की तरह वही कह दिया जाएगा कि भाई हमारी तरफ से जो चीज आपके सामने रख दी गई है उन्हीं सब चीजों में विपक्ष के जवाब छुपे हुए हैं, आप उन जवाब को तलाश लीजिएगा। यानी चुनाव आयोग जो जिस पर आरोप लग रहे हैं लगातार कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है और अपनी मनमर्जी कर रहा है, वही सारी चीजें यहाँ दिखाई भी दे रही हैं। अब आप ने जैसे बताया कि भाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करने में देरी कर रहा था। अब आप देखिएगा चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंचती है और उसके बाद नरेंद्र मोदी बिहार के युवाओं से संवाद कर रहे हैं। भाई आपको अब बिहार के युवाओं की ध्यान आ रही है, इससे पहले आपको याद नहीं थी बिहार के युवाओं की। और दूसरी बात, युवा खाली क्या बिहार में ही है जो आपको बिहार के युवाओं का इस समय इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है कि आपको युवाओं से संवाद करना पड़ रहा है, वो भी बिहार के युवाओं से। 60,000 करोड़ की योजनाएं बिहार के लिए दी जा रही हैं। चुनाव आयोग जिस समय चुनाव की घोषणा करने की तैयारी कर रहा है, बिहार के दौरे पर है, उस समय प्रधानमंत्री का इस तरीके से युवाओं के साथ बिहार के युवाओं से संवाद करना और उनको जिस तरीके की रिश्वत दी जा रही है, उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है और उसको पूरा भरोसा अगर इस समय किसी पर है तो वो चुनाव आयोग के ऊपर है। और ऐसे में 2 बजे जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहा है तो उसमें भी जो विपक्ष के सवाल हैं हम देखेंगे उनके कोई जवाब नहीं आएंगे। चुनाव आयोग सिर्फ अपनी रणनीति बताएगा और 1-2 सवालों के जवाब बस देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर देगा। और उसके अगले दिन उम्मीद तो यही है कि 6 अक्टूबर को दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और लगभग वो 2-3 बजे के आसपास ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आमतौर पर करते हैं और उसी समय उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और ये तारीखें भी उसी तरीके से होंगी जैसे कि बीजेपी चाहती है, क्योंकि इस बार 3 चरण में चुनाव नहीं हो पाएगा और उसके पीछे भी बीजेपी का ही बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि 22 नवंबर से पहले बिहार विधानसभा का गठन होना है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है। और ऐसे में अगर 22 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा का गठन नहीं हो पाता है तो सबसे ज़्यादा सवाल नरेंद्र मोदी से ही पूछे जाएंगे कि भाई बिहार में जब शांति है, कोई किसी तरीके का बवाल नहीं मचा हुआ है, उसके बावजूद आप समय पर चुनाव क्यों नहीं करवा पाए हैं। तो ऐसे में कई सवाल हैं और चुनाव आयोग उसी तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है जैसा कि बीजेपी चाहती है। जी बिल्कुल। और ये जो जिस तरह से चुनाव आयोग पहुंचा है, जो समय निर्धारित किया गया बिहार दौरे का, अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए जो खबर निकल कर आ रही है कि 6 अक्टूबर को ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, इससे भी चुनाव आयोग बचने के बजाय और ज्यादा घिरता जा रहा है। क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं या कई आरोप ये भी लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है एसआईआर मामले को लेकर और एसआईआर की लिस्ट में अंतिम सूची में भी गड़बड़ियां हैं। कई पड़ताल हुई है, कई जानकारियां निकल कर आई हैं कि जो आश्वासन लोगों को दिया गया था ड्राफ्ट सूची आने के बाद कि उन लोगों की जो आपत्तियां हैं उन्हें सुधार दिया जाएगा जब अंतिम सूची आएगी, लेकिन अंतिम सूची आने के बाद भी उन लोगों की जो आपत्तियां थी उन्हें नहीं सुधारा गया। वैसा का वैसा ही जो है अंतिम सूची में भी देखने को मिला। जैसे कुछ लोग अगर मृत हैं तो उन्हें जीवित दिखा दिया गया है, जीवित हैं तो मृत दिखा दिया गया है। 15-20 लोगों के नाम कटे हुए तो कटे ही हुए हैं। परिवार में अगर महिलाओं का नाम है तो उनके पुरुषों का नाम नहीं है, पतियों का नाम नहीं है। तो ये तमाम आपत्तियां एसआईआर लिस्ट को लेकर कही गई थी, जताई गई थी। इसको लेकर आपत्तियां दर्ज करने की जो समय दिया गया वो फॉर्म भी भरे गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कोई भी सुधार वोटिंग लिस्ट में नहीं आया जब वो आखिरी सूची सामने आई। अब इसको लेकर विपक्ष की तरफ से चुनौती दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। हालांकि विपक्ष को भी आपत्ति जताने का समय दिया गया, लेकिन मात्र 72 घंटे का समय दिया गया, जो बहुत ही कम समय था। और इस पर भी विपक्ष लगातार कह रहा है कि क्योंकि मशीन रीडेबल फॉर्मेट की सूची उनको फिर से नहीं दी गई। शुरुआत से ही विपक्ष की मांग है कि मशीन रीडेबल होनी चाहिए वो लिस्ट, लेकिन नहीं दी जा रही है। और इसकी वजह यही है कि अगर मशीन रीडेबल होगी तो विपक्ष को आसानी से सारे जो सबूत जुटाने का मौका मिल जाएगा, जो उसके अंदर आपत्तियां हैं, जो खामियां हैं, वो खुलकर आसानी से जल्दी निकाल पाएगा विपक्ष। लेकिन समय का अभाव और क्योंकि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में वो सूची नहीं दी गई, यानी इस सब को लेकर चुनाव आयोग घिर गया है। लेकिन फिर भी विपक्ष लगा हुआ है, लगातार आपत्तियां दर्ज कर रहा है।
लगातार कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से और निर्दलीय जितने भी सांसद हैं वहां पर या विधायक हैं उनकी तरफ से, दूसरे नेताओं की तरफ से आपत्तियां जताई जा रही हैं एसआईआर की अंतिम सूची को लेकर। और अब विपक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से इस मामले को उठाएगा और सरकार वहां पर घिर सकती है, चुनाव आयोग वहां पर घिर सकता है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्दबाजी में किया जा रहा है। तो क्या इसके पीछे यही है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी 7 और 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर तक भी सुनने में आ रहा है कि हो सकती है, तो क्या उससे पहले इस चुनावों की तारीखों का ऐलान करके सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से हाथ भी बांधने की कोशिश हम कह सकते हैं कि वो फिर रद्द नहीं कर पाएगा, ऐसा सोचकर चल रहा है चुनाव आयोग? नहीं, पूरी तरीके से चुनाव आयोग की कोशिश चल रही है। वो अपनी जो वोटर लिस्ट है एसआईआर को लेकर, एसआईआर के बाद जो वोटर लिस्ट आई है, आप देखिएगा 30 सितंबर को वोटर लिस्ट जारी होती है। 72 घंटे का समय दावे और आपत्ति के लिए विपक्षी दलों के पास में मात्र 72 घंटे का समय है। और जो वोटिंग लिस्ट आ रही है वो नवरात्रि के दिन आ रही है। 1 तारीख को नवमी पड़ती है, 2 तारीख को दशहरा का पर्व पड़ता है और 3 तारीख को ये समय सीमा समाप्त हो जाती है। यानी विपक्ष के पास में वो समय ही नहीं मिल पाता है कि वो वोटिंग लिस्ट को पूरी तरीके से, एक तरीके से उसका वेरिफिकेशन कर पाए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो वोटिंग लिस्ट दी भी गई है वो इमेज फॉर्मेट में दी गई है। जो 3,66,000 लोगों के नाम काटे गए हैं उनके नाम भी नहीं दिए गए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सामने यही खड़ी हो गई कि भाई नाम किस किस के काटे गए हैं। अब चुनाव आयोग के साथ में जो बैठक हुई है उसमें भी विपक्ष की तरफ से यह सवाल उठाया गया है कि जो 3,66,000 नाम काटे गए हैं उनकी हमको सूची दी जाए और वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में दी जाए, ताकि हमें पता चल सके कि भाई जो लोग ये नाम काटे गए हैं उनके और रीजन क्या है, रीजन भी बताया जाए कम से कम। क्योंकि पिछली बार भी जब 65 लाख नाम काटे गए थे तो उनके भी रीजन और जो सूची देने के लिए चुनाव आयोग ने मना कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी दलों को वो सूची दी गई थी। और इस बार भी विपक्ष का साफ साफ कहना है अगर चुनाव आयोग हमको ये सूची नहीं देगा तो हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के जरिए हम चुनाव आयोग को बाध्य करेंगे कि वो हमको ये मतदाता सूची दे कि क्यों उसने 3,66,000 लोगों के वोट काटे हैं। और जैसा आपने बताया है कि 72 घंटे का समय, क्योंकि एक तरीके से उस समय त्यौहार चल रहे थे, इसलिए चुनाव आयोग जो लिस्ट आई है उसमें पूरी तरीके से वेरिफिकेशन जो विपक्ष है वो नहीं कर पाया है। लेकिन जितना भी वेरिफिकेशन हुआ है उसमें ही कई धांधलियां निकलकर सामने आई हैं। कई बूथों पर तो हालत ये है कि जो वोट काटे गए हैं 100 या 50 जो भी वोट काटे गए हैं उनमें जो जिनके वोट काटे गए हैं वो सारे के सारे युवा हैं, मतलब बुजुर्गों की संख्या ही नहीं है। यानी उस बूथ पर जो लोग जो जीवित नहीं बचे हैं, जो मारे जिनकी मौत हो गई है वो सारे के सारे युवा ही लोग हैं। या किसी बूथ पर हम ये नज़ारा देख रहे हैं कि जो जिनके वोट काटे गए वो सारी महिलाएं हैं। भाई अगर पलायन की बात आती है तो पलायन नौकरी के लिए महिलाएं नहीं करती हैं, पलायन पुरुष करते हैं। तो ऐसी स्थिति में तमाम खामियां मिल रही हैं और ये खामियां उन्हीं बूथों पर ज़्यादा दिखाई दे रही हैं जहां वोटिंग मुस्लिम समुदाय के वोटर ज़्यादा रह रहे हैं। जो मुस्लिम बूथ हैं वहीं इस तरीके की खामियां दिखाई दे रही हैं। तो कई खामियां हैं और जब तक चुनाव आयोग मशीन रीडेबल फॉर्मेट में अपनी वोटिंग लिस्ट नहीं देता है, क्योंकि अब चुनाव शुरू हो गया है, विपक्ष के पास में इतना समय नहीं है कि वो मतदाता सूची की जो धांधलियाँ हैं उन्हीं को एक तरीके से खंगालता रहे। अब उसको चुनाव प्रचार भी करना है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार के लिए 15-20 दिन का ही समय मिलता है और मशीन की जिस तरीके से आपको धांधलियाँ ढूंढनी है वोटिंग लिस्ट में, उसमें कम से कम महीने भर का समय लग जाएगा। तो ऐसे में अब विपक्ष के सामने बहुत ज़्यादा मौके नहीं बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक उसको उम्मीद बची हुई है और 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जैसे आपने बताया सुनवाई शुरू होने वाली है और उससे पहले 6 तारीख को चुनाव आयोग अगर चुनाव की घोषणा करता है तो ये साफ साफ संकेत है कि चुनाव आयोग नहीं चाहता कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरफेयर हो, जो धांधलियां हुई हैं वो सामने आए। और एक बार चुनाव के नतीजे घोषित हो जाते हैं तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी मतलब बहुत ही ज़्यादा धांधलियां मिले तो बात अलग है, नहीं तो चुनाव परिणाम नहीं पलटता है। और बीजेपी के लिए बिहार चुनाव जीतना 2029 के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये कहा जा रहा है अगर बीजेपी बिहार नहीं जीत पाती है तो 2029 नहीं 2027 में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि फिर नीतीश कुमार की कोई बहुत बड़ी बाध्यता नहीं है कि वो केंद्र के साथ चलें। अभी तो उन्हें सरकार चलानी है, इसलिए केंद्र का साथ लेना उनकी मजबूरी है। अगर बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथ से निकल जाती है तो यही माना जाएगा कि यह सत्ता बीजेपी के चलते उनके हाथ से निकली है। और अगर सत्ता के चलते नीतीश कुमार फिर से पलटी मार गए
बीजेपी के हाथ से फिसल गए, तो फिर आप मान के चलिएगा कि नरेंद्र मोदी की जो केंद्र की सरकार है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। और इसीलिए बीजेपी के लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया है कि किसी भी तरीके से वो बिहार की सत्ता को कायम रखे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग का जो खेल चल रहा है कि एक तरफ चुनाव आयोग पहुंच रहा है और दूसरी तरफ धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही हैं, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे कि आपने अविनाश जी कहा कि अगर बिहार की सत्ता एनडीए के हाथ में नहीं आई और एनडीए के हाथ में एक बार को आ भी जाती है और उसमें बीजेपी की बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं दिखी, जिसके आसार भी दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने पूरी तरह से ये मैसेज जनता तक पहुंचा दिया है कि चुनाव आयोग बीजेपी की मिली भगत पे काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रहा है और बीजेपी के खिलाफ लोगों में नाराजगी है, क्योंकि ऐसा भी लगता है कि नीतीश कुमार कठपुतली सीएम की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरी हाथ में कमान बीजेपी ने ले रखी है। तो ये सारी छवि जो है बीजेपी की खराब हो रही है और इसका खामियाजा उसके सहयोगी भी भुगतेंगे, ये भी तय माना जा रहा है। यानी साफ तौर पर जनता अगर नाराज है किसी से तो वो बीजेपी से नाराज है। राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी चोर का नारा जन जन तक पहुंचा दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि बीजेपी की ही मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। ऐसे में अगर चुनाव नतीजों में बीजेपी पर इसका असर दिखाई दिया तो हो सकता है कि यहां पर एनडीए के हाथ से सत्ता चली जाए और नीतीश कुमार फिर सत्ता में बने रहने के लिए, क्योंकि उन्हें कुर्सी चाहिए और ये बात लगातार उनकी पार्टी की तरफ से जाहिर की जा रही है, बार बार बताया जा रहा है 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, किसी भी तरह से वो कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में या कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आने वाला समय बहुत ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है और हो सकता है केंद्र में भी उनकी सरकार चली जाए, क्योंकि फिर नीतीश कुमार हाथ खींच सकते हैं। क्योंकि ये बात तो तय है कि नीतीश कुमार अच्छे से समझ रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है उसको खत्म करने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से ही की जा रही हैं। चिराग पासवान को अगर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है तो उसके पीछे की वजह भी यही मानी जा रही है कि नीतीश कुमार को वो कमजोर करना चाहते हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार अब अपने तल्ख तेवर दिखा रहे हैं। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी जिक्र भी किया था, शुरुआत में हमने इस पर बात की थी कि चुनाव आयोग जब बिहार में पहुंचा है, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए पहुंचा है, जब पूरी जायजा लेने पहुंचा है, तैयारियों के चलते पहुंचा है, उस बीच में जेडीयू और बीजेपी के बीच की खींचतान सामने आ गई है, क्योंकि दोनों ही एक मत दिखाई नहीं दिए हैं। बीजेपी कह रही है कि 2 चरणों में चुनाव होना चाहिए, वहीं जेडीयू कह रहा है कि 1 चरण में ही होना चाहिए, क्योंकि बिहार के हालात बिल्कुल सही है, यहां कोई जंगल राज नहीं है। हालांकि जंगल राज की तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं, विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है कि कैसे एनडीए राज में जंगल राज हो गया है बिहार में, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की पार्टी का दावा है कि यहां पर किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है और इसीलिए एक फेज में ही चुनाव कराए जाएं। अब यहां पर बड़ी बात यह है कि दोनों एक मत दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी अगर बीजेपी चाह रही है 2 फेज तो नीतीश कह रहे हैं 1 फेज में होना चाहिए। इसके अलावा बुर्के को लेकर जो सुझाव दिया गया है कि बुर्के वाली महिलाओं की जांच होनी चाहिए, एक महिला अधिकारी वहां बिठाई जाए और जो बुर्के में जो महिलाएं अपना वोट डालने आती हैं उनका बुर्का हटाकर उनकी पहचान की जाए, उनका मिलान किया जाए, ये सारी चीजें जो बीजेपी की तरफ से रखी गई हैं, लेकिन इस पर अभी तक नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, उनके किसी नेता की तरफ से कोई भी सहमति नहीं निकल कर आई है। यानी पूरी तरह से इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है जेडीयू ने और एक तरह से उनकी चुप्पी को इस मुद्दे से दूरी बनाते हुए देखा जा रहा है। यानी साफ है कि नीतीश कुमार अब किसी भी तरह बीजेपी के साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं और यह बताता है कि बीजेपी और जेडीयू के अंदर जो खींचतान है वो अब खुलकर सामने आ गई है और इसकी वजह भी हर कोई जानता है, सीट बंटवारे को लेकर, सीएम पद पर दावेदारी को लेकर और इसको लेकर भी तमाम जानकारियां निकल कर आ रही हैं। विनाश नहीं, बिल्कुल, क्योंकि दो आप देखिएगा, पिछली बार जो चुनाव का ऐलान हुआ था वो 25 सितंबर को हो गया था। अब 10 दिन का समय ज़्यादा निकल गया है, आज 5 अक्टूबर हो चुका है और पिछली बार जब जो 2020 में जो बिहार विधानसभा का कार्यकाल था वो 28 नवंबर को ख़त्म होना था और क्योंकि जो उसके बाद चुनाव हुआ तो विधानसभा का गठन जल्दी हो गया था और इस बार बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 22 नवंबर को ख़त्म हो रहा है। तो आपको चुनाव की घोषणा इस बार जल्दी करनी चाहिए थी, कम से कम 7-8 दिन पहले, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 दिन का समय निकल चुका है और चुनाव का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, जैसे पिछली बार 3 चरणों में चुनाव कराया गया था और ये भी तब भी एक चीज़ कही गई थी कि बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग ने एक कदम उठाया है। उसमें भी हमने देखा था कि एक जो नक्सल प्रभावित बेल्ट थी उसमें आपने पहले चरण में चुनाव करा लिया, जिसमें आरा जहानाबाद जैसी जिले आते हैं,
दूसरे चरण में पटना और उसके आसपास के रीजन में चुनाव हुआ, और तीसरा चरण वो था जहां सीमांचल एरिया में चुनाव कराया गया। और बीजेपी की पहली कोशिश तो यही थी कि इसी तरीके से इस बार भी चुनाव हो जाए, ताकि क्योंकि हर चरण में अलग मुद्दे होते हैं और उनके आधार पर बीजेपी चुनाव प्रचार करती है। तो ऐसे में पहली कोशिश तो यही थी, लेकिन बीजेपी के चलते चुनाव इतना लेट हो चुका है कि अब उसको भी समझ में ये आ गई है कि 3 चरण में ये चुनाव नहीं हो पाएगा। ऐसे में बीजेपी की तरफ से डिमांड की गई है कि चुनाव 2 चरण में कराया जाए, और जो प्रचार का समय है वो पहले से ज़्यादा दिया जाए। 28 दिन का समय मांगा जा रहा है। आप देखिए 15 दिन का समय मिलता है चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन बीजेपी को 28 दिन का समय चाहिए प्रचार के लिए, ताकि प्रधानमंत्री की रैलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। जबकि 1 साल से हम देख रहे हैं, इस साल जनवरी से आप उठा कर देख लीजिए, प्रधानमंत्री हर महीने बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। वो नहीं आते हैं तो पता चलता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री लगातार बिहार में प्रचार कर रहे हैं, फिर भी उनके प्रचार में ऐसी क्या कमी रह गई है कि बीजेपी को अब 28 दिन का समय चुनाव प्रचार के लिए भी चाहिए, जबकि इतना समय तो लोकसभा चुनाव में भी नहीं दिया जाता है। लोकसभा का चुनाव आप जानते हैं क्षेत्र काफी बड़ा होता है, लेकिन उसमें अभी 15 दिन का ही समय मिलता है। लेकिन विधानसभा में बीजेपी को प्रचार के लिए अगर 28 दिन का समय चाहिए पड़ रहा है, तो ये साफ है कि बीजेपी की जो बिहार की यूनिट है वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। बिहार के लोगों को बिहार की बीजेपी पर कोई भरोसा नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी की पूरी उम्मीदें अगर बची हैं तो प्रधानमंत्री से ही बची हुई हैं, और वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री गली गली जाकर वोट मांगे, वो उनकी रैलियां हर जगह हों, जिसके सहारे किसी तरीके से उनकी इज्जत बच जाए। लेकिन इस समय जो हालात बिहार के दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट आ रही हैं, जमीनी रिपोर्ट जो भी कुछ आ रही हैं, उनमें जो बताया जा रहा है कि बीजेपी का कोई भी नेता आज की तारीख में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की दौड़ में बिल्कुल शामिल नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, उनकी तुलना में बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, उनके नेताओं को ज़्यादा एक तरीके से बिहार की जनता में वो लोकप्रिय हैं। बीजेपी के नेता लोकप्रियता में भी पिछड़ चुके हैं, उनके से जनता भी नाराज है। हमने पिछले दिनों देखा भी कि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं को उनके क्षेत्र में ही दौड़ाया जा रहा था। अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनका जिस तरीके से उनके क्षेत्र में घेरा हुआ है, उससे बीजेपी सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही है। और जनता का तो अब एक तरीके से मान के चलेंगे, बीजेपी को लग रहा है कि अगर पूरी तरीके से चुनाव निष्पक्ष हो गए तो फिर जो चुनाव परिणाम आने हैं वो 2015 जैसे ही चुनाव परिणाम आएंगे। 2015 में जिस तरीके से एनडीए की एक तरीके हवा में उड़ गया था पूरा, और महागठबंधन ने पूरे बिहार को स्वीप कर लिया था, उसी तरीके से इस बार भी चुनाव नतीजे आ सकते हैं, और यही डर बीजेपी को लग रहा है। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आपने सर्वे रिपोर्ट्स की बात की अविनाश जी, तो ये साफ है कि लगातार ये देखा जा रहा है प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है उसमें गिरावट हो रही है। इसके उलट राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। वहीं एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए, जो उनसे सवाल किया जा रहा है कि आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है, तो उसमें नीतीश कुमार तो सबसे तीसरे नंबर पर ही आ गए हैं, और उसके अलावा सम्राट चौधरी या चिराग पासवान ये तो इस लिस्ट में ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि तेजस्वी यादव नंबर 1 पे बने हुए हैं, और इसके बाद प्रशांत किशोर का नाम निकल कर आ रहा है। तो ये साफ है कि एनडीए में जितने भी सहयोगी दल हैं उनको बीजेपी के साथ खड़े होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और ये बात उसके सहयोगी समझ चुके हैं। यही वजह है कि इधर चुनाव की तारीखों के ऐलान की नजदीक है, मतलब कभी भी किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, और उससे पहले सहयोगियों ने, खासकर जेडीयू ने तल्ख तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। और इधर बीजेपी भी अपनी मंशा को खुलकर जाहिर कर रही है। बीजेपी की तरफ से जो दिलीप जायसवाल है, उनका एक बयान बहुत तेजी से अभी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार किसी तरह की कोई छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेगी, एनडीए चुनाव लड़ेगा। तो एनडीए तो पहले भी चुनाव लड़ रहा था, इससे पहले भी एनडीए नहीं चुनाव लड़ा था, तो ये बयान उनको देने की इस वक्त जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे की वजह हर कोई जानता है, क्योंकि लगातार जेडीयू की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जैसे पहले या पिछले चुनावों में वो बड़े भाई की भूमिका में रही है, चाहे एक सीट ही क्यों ना ज्यादा रही हो जेडीयू के पास, लेकिन जेडीयू ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है। और जेडीयू इस बार भी चाहती है कि इस बार भी उसे ज्यादा सीट्स मिले, लेकिन बीजेपी इस बार उसे ज्यादा सीट्स नहीं देना चाहती। और इसके चलते बड़ी खबर यह भी है कि अंदर खाने उधर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का नाम तय कर लिया है, इधर जेडीयू की तरफ से भी अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए हैं सीटों के साथ। यानी सीटों पर भी अभी खींचतान मचेगा कि किसी भी तरह से ना बीजेपी कोई कॉम्प्रोमाइज करेगी और ना ही इधर से जेडीयू की तरफ से किया जाएगा। तो ये दबाव बता रहा है कि बीजेपी जो हमेशा से प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ती आई है और फिर बाद में वही तय करती है कि सीएम कौन बनेगा, ये इस बार उसके हाथ से फिसलता दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ही कम हो गई है और इसीलिए प्रधानमंत्री को बार बार दौरे करने पड़ रहे हैं।
और यही वजह है कि इधर जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार की तरफ से अपनी जो बैठक बुलाई गई 3 अक्टूबर की रात को जो बैठक हुई उनके आवास पर, उसमें यह साफ साफ संकेत दे दिया गया है कि इस बार बीजेपी से आगे निकलना है, बीजेपी से बड़ी पार्टी बनना है। क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि पिछले जब चुनाव हुए उसके नतीजों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो इसकी वजह से इस बार जेडीयू का टारगेट यही है कि उसे बीजेपी से आगे निकलना है। तो जाहिर है इसके पीछे की वजह मुख्यमंत्री पद ही है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार से जो कुर्सी छीनने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जो ये कहा जा रहा है कि इस बार कोई छोटा भाई बड़ा भाई नहीं होगा, उस कुर्सी पर काबिज रहना चाहते हैं नीतीश कुमार। क्योंकि इधर जैसे ही बीजेपी की तरफ से ये बयान आया, उधर जेडीयू की तरफ से तुरंत पलटवार करते हुए कहा गया कि 25 से 30 इस बार फिर नीतीश होगा और इसमें कोई शंका नहीं है, किसी तरह का कोई मतभेद ही नहीं होना चाहिए कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। वहीं इसके अलावा निशांत कुमार का नाम बहुत ज्यादा निकल कर आ रहा है कि उनके बेटे को लेकर भी चर्चा चल पड़ी है और जेडीयू के अंदर उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी किसी मजबूत सीट से उतारा जाए, और अगर नीतीश नहीं तो शायद निशांत के नाम को भी आगे किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि जो 2020 का चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनी थी। आरजेडी को 75 सीटें मिली थी और बीजेपी को 74 सीटें। मैं एनडीए के अंदर, हाँ, एनडीए के अंदर जरूर बीजेपी बड़ी पार्टी थी, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर निकल कर आई थी। और यह भी कहा गया था कि आरजेडी के तकरीबन 15 सीटें ऐसी थी जहां पर उनके कैंडिडेट अंतिम चरण में भी आगे चल रही थी, अंतिम राउंड में भी। लेकिन अंतिम राउंड के बाद अचानक ही घोषणा होती है कि वो लोग पिछड़ गए और चुनाव हार गए, और इसको लेकर जो आरजेडी की तरफ से आपत्तियां भी जताई गई थी। और कुल मिलाकर इस तरीके की जो महागठबंधन की लगभग 20 सीटें बताई गई थी। और अगर ये 20 सीटें 2020 के चुनाव में, जिसको ये कहा जा रहा है कि धांधली से एनडीए चुनाव जीता था, अगर वो 20 सीटें महागठबंधन के फेवर में चली गई होती तो इस समय एनडीए के मुख्यमंत्री नहीं होते, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते, बल्कि महागठबंधन की सरकार होती। और संभवतः जो देश की जो सत्ता में इस समय बीजेपी बैठी हुई है, और उस ऐसी स्थिति में बीजेपी केंद्र में सरकार भी नहीं बन पाती। तो अब जो 2020 में जिस तरीके की जो गलतियां हुई हैं, जो धांधलियां भी हम कह सकते हैं कथित तौर पर, क्योंकि जो आरजेडी की तरफ से तो यही लगातार दावे किए जा रहे हैं कि हमारी सीटें छीनी गई थी, और ये सीटें छीनी गई थी चुनाव के नतीजे में। जनता ने तो वोट दिया, लेकिन प्रशासन ने बीजेपी के साथ में मिलकर, चुनाव आयोग के साथ मिलकर, और उन सीटों के नतीजे बदल दिए थे। तो ऐसे में इस बार जो वोटिंग लिस्ट से ही एक तरीके से नजर जो महागठबंधन की बनी हुई है, जिस तरीके से लगातार वोटिंग लिस्ट को लेकर धांधलियां उजागर की जा रही हैं, उससे तो यह तो साफ है कि इस बार 2020 वाली गलतियां महागठबंधन नहीं दोहराएगा। और दूसरी बात जो आपने कहा कि जो एनडीए के अंदर जिस तरीके से इस समय विवाद चल रहा है, सबसे बड़ा विवाद तो कुर्सी को लेकर ही है। जैसे आपने दिलीप जायसवाल का बयान का हवाला दिया कि इस गठबंधन में कोई भी छोटा भाई बड़ा भाई नहीं रहेगा। अरे भाई, जब लोकसभा चुनाव आता है तब तो आपके ये बयान नहीं होते हैं। और पहली बार, इससे पहले जब भी चुनाव हुआ है तो हमेशा बीजेपी की तरफ से जेडीयू को बड़ा भाई माना गया है। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा गया है। लेकिन इस बार ना तो नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है एनडीए में, ना ही नीतीश कुमार को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। जेडीयू का कहना है कि भाई हमको भले ही एक सीट ज़्यादा दो, एक सीट भी ज़्यादा मिलने का मतलब ये होगा कि जो एनडीए है वो जेडीयू उसको लीड कर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से जायसवाल का बयान आया, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी जेडीयू को एक भी सीट ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। या तो बीजेपी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, या दोनों की दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। और दूसरी बात जो चल रही थी कि ये खबर शुरुआत में आ रही थी कि दोनों पार्टियां तकरीबन 20 से 30 सीटें ऐसी हैं जो उनको बदलाव करेंगी। जहां बीजेपी का उम्मीदवार लगातार चुनाव हार रहा है, वो सीट जेडीयू को दे दी जाएगी, और जहां जेडीयू का उम्मीदवार लगातार चुनाव हार रहा है, वो सीट गठबंधन में संभवतः बीजेपी के हिस्से में आ जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से दोनों ही दल, अभी तक गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अधिकांश सीटों पर बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, और चाहे जो चिराग पासवान की पार्टी है आरएलजेपी, उन सभी ने तकरीबन 100 से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। यानी आप एक तरीके से एक तो गठबंधन की बात कर रहे हैं, सीट बंटवारे के मुद्दे की बात कर रहे हैं, लेकिन उस बीच में अगर आप अपने उम्मीदवार तय कर लेते हैं तो फिर गठबंधन की बात ही कहाँ रहेगी। आपने उम्मीदवार से कह दिया कि भाई प्रचार करना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जिस उम्मीदवार का नाम तय हो जाता है उसको इसकी सूचना भी दे दी जाती है, और उससे यह कह दिया जाता है कि आप नामांकन की तैयारी कीजिए, अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दीजिएगा। तो इस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई भी फॉर्मूला सेट नहीं हुआ है। तो ऐसे में साफ
दिखाई दे रहा है कि एनडीए के अंदर जो सियासी दल हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि उनको एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ना पड़े। संभवतः बीजेपी और जेडीयू तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाकी की जो 3 पार्टियां हैं वो जो डिमांड कर रही थी अब तक कि 40, जैसे मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, उनकी भी डिमांड ही 25-30 सीटों की है। चिराग पासवान का भी कहना है या तो हमको 45 सीटें दो, और अगर आप हमको 20-22 सीटें दे रहे हैं तो फिर हमें वो सीटें दो जो हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमें ऐसी सीट मत दो कि जहाँ से हमारा उम्मीदवार चुनाव हार जाए। हमको 100% स्ट्राइक रेट वाली सीटें चाहिए। तो ऐसे में तमाम इस समय जो एनडीए के अंदर से जो खबरें आ रही हैं उसमें साफ दिख रहा है कि किसी भी तरीके से, जो बीजेपी की पहली कोशिश में तो बीजेपी कामयाब हो गई है कि उसकी कोशिश यही थी कि चुनाव के ऐलान तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं होना चाहिए। अब चुनाव का ऐलान तो 24 घंटे के अंदर हो ही जाएगा और सीट बंटवारे का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। तो पहला जो बीजेपी की कोशिश थी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में उन्होंने किया कि चुनाव का ऐलान हो गया और वहाँ तो हालत ये हो गई थी कि नॉमिनेशन की अंतिम तारीख भी आज निकल गई थी, सीट बंटवारे का ऐलान तब भी उन्होंने नहीं किया था। लेकिन बिहार में उन्हें करना पड़ेगा क्योंकि 5 पार्टियां हैं। महाराष्ट्र में 3 ही पार्टियां थी, यहाँ 5 दल हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि वहाँ तीनों पार्टियां बराबर थीं। यहाँ सिर्फ बीजेपी और जेडीयू है जिसका दबदबा रहना है। बाकी जो 3 पार्टियां वो काफ़ी छोटी पार्टियां हैं। अगर उनको चुनाव प्रचार के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तो जो चिराग पासवान 100% के स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे, उनके लिए 10% का स्ट्राइक रेट बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में एनडीए में ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है। छोटा भाई बड़े भाई की लड़ाई तो वहाँ चली रही है। और जिस तरीके से सीट बंटवारे से पहले उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि एनडीए में संभवतः ये अगर सीट बंटवारा हो भी जाता है, उसके बावजूद भी हम देखेंगे कई सीटों पर जहाँ बीजेपी का उम्मीदवार होगा वहाँ जो जेडीयू का उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में होगा, जहाँ जेडीयू का उम्मीदवार होगा वहाँ बीजेपी का इस तरीके से उम्मीदवार होगा। तो ऐसे में सीट बंटवारा हो भी जाता है तो भी नुकसान एनडीए का ही होना है। जी, महाराष्ट्र में भी जैसे कुछ सीटों पर ऐसी स्थिति बनी थी कि आपस में गठबंधन के अंदर ही एक सीट पर दोनों पार्टियों के लोग उतरे हुए थे। तो यहाँ पर बीजेपी बहुत ज्यादा बुरी फंसी हुई है। लेकिन सभी को यह भी समझ में आ रहा है कि भले ही जेडीयू ने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी हो, अपने सुझाव दे दिए हो, लेकिन सबको चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के हिसाब से ही काम करेगा। बीजेपी ने जो सुझाव दिए हैं उन्हीं को माना जाएगा। भले ही चुनाव आयोग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव निष्पक्ष होंगे, अपने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं, लेकिन ना तो विपक्ष ये बात मानने को राजी है और ना ही ऐसा अब जेडीयू और तमाम सहयोगियों को भी लग रहा है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग वही करेगा जो बीजेपी उसे करने के लिए कहेगा। वहीं इसको लेकर तेजस्वी यादव का बयान आया है, चुनाव आयोग के निष्पक्षता वाले बयान को लेकर क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी यादव, एक बार सुन लेते हैं। हमारे दल के प्रतिनिधि लोग गए थे, अपनी बात को रखा है उन्होंने, और उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो, ना कि किसी को मदद करने के लिए चुनाव कराया जाए। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार और हक बनता है कि चुनाव जो है फ्री और अच्छे वातावरण में। तो अभी हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि कहा तो जा रहा है लेकिन हमारी उम्मीद भी ये है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होने ही चाहिए। क्या चुनाव आयोग जो कह रहा है उस पर टिका रहेगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है विपक्ष की तरफ से और तमाम और जो लोग हैं जनता के मन में भी ये सवाल है कि क्या चुनाव आयोग बड़े बड़े दावे तो जरूर कर रहा है कि चुनाव निष्पक्ष कराया जाएगा, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि एसआईआर की सूची को लेकर कहा जाए, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कहा जाए, वोटिंग लिस्ट को लेकर कहा जाए या फिर तारीखों के ऐलान के लिए भी समय तय करने को लेकर कहा जाए, हर जगह चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम करता दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया है। यानी चुनाव आयोग इस बार सबसे ज्यादा सवालों में है, सबसे ज्यादा आरोप इस बार चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। और यह बिहार चुनाव में देखा जा रहा है कि जितना बीजेपी पर हमलावर है विपक्ष, उससे ज्यादा इस बार चुनाव आयोग पर हमलावर दिखाई दे रहा है। तो इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में अब बिहार चुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि चुनाव आयोग पर विश्वास आगे करेगी जनता या नहीं करेगी। क्योंकि जिस तरह के आसार दिख रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं, पहले भी सर्वे रिपोर्ट्स जो सामने आती रही हैं, उसमें बीजेपी की हालत खस्ता ही बताई गई है, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो नतीजे पूरी तरह से बदले हुए आते हैं। यही हाल अभी बिहार में भी देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग जो जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसमें बीजेपी की हालत खस्ता है, एनडीए की हालत खस्ता है, एनडीए के नेताओं की, एनडीए के उम्मीदवारों की बहुत ज्यादा जो
रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है और इसीलिए बीजेपी जो उम्मीदवार तय कर रही है उसमें यह तय है कि जिन लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है, इस बार उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। बहुत सोच समझ के उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी अपना इंटरनल सर्वे भी कराती है और उसमें भी उसको हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी को बार बार बिहार आना पड़ रहा है। अमित शाह बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसीलिए अब न सबकी निगाहें होंगी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद जब नतीजे आएंगे कि क्या वाकई चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराया, क्या सर्वे रिपोर्ट्स जो कह रहे थे वो नतीजों में भी देखने को मिला। अगर सर्वे रिपोर्ट्स की बात नतीजों में देखने को मिली तो यह तय हो जाएगा कि चुनाव आयोग ने काम किया। विपक्ष के आरोपों पर, विपक्ष की आपत्तियों पर, विपक्ष के सवालों का जवाब जो अभी इंतजार है कि शायद जो 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें क्या विपक्ष के जो सवाल हैं वोट चोरी को लेकर उस पर कुछ बोलेगा चुनाव आयोग, या फिर जो चुनाव की तारीखों के लिए ऐलान करने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी क्या उसमें विपक्ष के आरोपों का कुछ जवाब देगा या विपक्ष के सवालों पर जवाब देगा चुनाव आयोग। ये तमाम जो जवाब होंगे चुनाव आयोग की तरफ से या प्रतिक्रिया होंगी या प्रतिक्रिया नहीं होंगी, ये ही चुनाव आयोग पर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब माने जाएंगे कि क्या बिहार का चुनाव निष्पक्ष होगा या नहीं होगा। तो इसको लेकर सबसे बड़ी चीज जो अभी है वो यही है कि चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिली भगत करने के जो आरोप हैं वो अभी तक तो सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जब 2 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उससे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा कि जब चुनाव आयोग की टीम बिहार पहुंच चुकी है तो उसके बाद जो नीतीश कुमार की सरकार है वो थोक के भाव में अधिकारियों के तबादले कैसे कर रही है। अब जो खबर आई है कि अभी 24 घंटे पहले ही बिहार में 7 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए, 99 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और ये सभी ड्यूटियां सबको पता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही इस तरीके से समय जो तबादले होते हैं वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 6 अक्टूबर को हम बिहार में लाखों महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए डालने वाले हैं। 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि चुनाव आयोग अगर किसी चुनाव की राज्य में दौरा करता है उसकी एक तरीके से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चुनाव के ऐलान से पहले 24 घंटे पहले किसी तरीके का कोई भी यदि घोषणा होती है तो वो उस पर रोक लगा देता है, उसकी समीक्षा करता है। तो क्या चुनाव आयोग बिहार सरकार की तरफ से ये 6 अक्टूबर को हम ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव आयोग दोपहर के समय पर चुनाव का ऐलान करेगा और उससे पहले नीतीश कुमार 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के अकाउंट में डालने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या इस केस जो उसको माना जा रहा है कि केस रिश्वत दी जा रही है, तो क्या इस पर रोक लगाएगा? और जिस तरीके से IAS IPS अधिकारियों के तबादले लगातार किए जा रहे हैं, क्या उनके तबादले रद्द करेगा? बिहार सरकार ने चुनाव के ऐलान से 48 घंटे पहले जो भी डिसीजन लिए हैं क्या उनकी समीक्षा चुनाव आयोग करेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ज्ञानेश कुमार को देने चाहिए और लेकिन हमें इस चीज़ की उम्मीद भी बहुत कम लग रही है कि ज्ञानेश कुमार इस चीज़ का जवाब देंगे। वो संभवतः यही कह देंगे कि भाई अभी तो आचार संहिता नहीं लगी हुई है, हम जिस समय चुनाव की घोषणा करेंगे उससे पहले जो हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर यही सरकार अगर किसी गैर NDA शासित दल की होती तो हम देखते कि चुनाव आयोग 48 घंटे पुराने जितने भी फैसले सरकार के हैं उन सब पर रोक लगा देता। लेकिन मामला बिहार का है, NDA का है और बीजेपी को हर हालत में बिहार की सत्ता चाहिए। तो ऐसे में अब ज्ञानेश कुमार पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो इन सवालों के क्या जवाब देते हैं। क्या वो सरकार के फैसले रोकेंगे या फिर वो यही बोल देंगे कि भाई ये नया चुनाव आयोग है और नया चुनाव आयोग नए तरीके के फैसले लेगा और इसमें NDA सरकार के जो भी फैसले हैं हम उनको रिव्यू बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 2 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उस पर सभी की हमारी भी नजरें हैं, सभी की नजरें हैं। तो ज्ञानेश कुमार क्या बोलते हैं ये हम देखेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि वोट चोरी के आरोप लगातार गहराते जा रहे हैं और जिस तरह से राहुल गांधी ने 7 अगस्त को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एटम बम फोड़ा, उसके बाद 18 सितंबर को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी नए सबूत रखे कर्नाटक की दूसरी सीट को लेकर, और अब यह दावा किया जा रहा है कि हाइड्रोजन बम जल्द ही राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं। और अभी तक ये ही कहा जा रहा है कि हो सकता है उस हाइड्रोजन बम में वाराणसी सीट को लेकर ही कोई खुलासा कर दिया जाए। और वाराणसी सीट पीएम मोदी की संसदीय सीट है, संसदीय क्षेत्र है और वहां पर अब अजय राय ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ बोले हैं वो एक बारी सुन लेते हैं। देखिए, अब ये सरकार अपने मर्जी के अनुसार जहां उनकी इच्छा होती है, जहां मर्जी उनकी होती है, जहां उनको तोड़ना होता है उसको वो अपने हिसाब से तय कर लेते हैं, अपने हिसाब से उसको लीगल इलीगल उसको अपने हिसाब से तय कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं बनारस में कितने
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता हैं जिनके जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं अवैध हैं। कई ऐसे लोग हैं, अगर ये योगी जी चाहेंगे तो मैं उसकी लिस्ट उनको दे दूंगा। बनारस के अंदर जो इनके मंत्री हैं, इनके मेयर रहे हैं, तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं जिनके कमर्शियल बिल्डिंग्स इलीगल हैं, तमाम तरीके से वो सड़कों पर बने हैं। योगी जी उस पर कार्रवाई कब करेंगे, मोदी जी कब कार्रवाई कराएंगे, ये पूरा बनारस देख रहा है, पूरा प्रदेश देखना चाहता है। तो क्या तो भी अजय राय को हम सुन रहे थे, इनका साफ साफ कहना है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि हमें बड़े सबूत मिले हैं और वाराणसी सीट तो शुरुआत से ही सवालों में है। जिस दिन वहां काउंटिंग चल रही थी उस दिन से सवाल उठ रहे हैं और राहुल गांधी भी जब बार बार हाइड्रोजन बम का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें उनका निशाना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और बीजेपी रहती है। तो इसको लेकर कयास है कि क्या हाइड्रोजन बम की जब बात की जाएगी, हाइड्रोजन बम जब फोड़ेंगे, जब राहुल गांधी अपना अगला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बड़े खुलासे करेंगे, तो क्या वो वाराणसी सीट को लेकर कोई खुलासा कर सकते हैं। तो वोट चोरी को लेकर बुरी तरह से घिरी हुई है बीजेपी और चुनाव आयोग। ऐसे में सभी की निगाहें अब राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग क्या कहेगा, बीजेपी क्या करेगी, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी का मामला है या यूपी में जो बवाल मचा हुआ है, आई लव मोहम्मद का मामला जो गरमाया हुआ है, इन दो मुद्दों पर भी बुरी तरह से घिरी हुई है। पहले आई लव मोहम्मद वाले मामले की ही बात कर लेते हैं, जिसको लेकर भी बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि बुलडोजर कार्रवाई जो की गई बरेली में, इस पोस्टर्स लगने के बाद जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई की गई और उस पर सीजीआई गवाही ने सीधे तौर पर उस पर बयान नहीं दिया, लेकिन इस पूरे मामले के बीच में जिस तरह से सीजीआई गवाही का बयान आया जब वो मॉरिशस में थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार एक ही समय पर जज और जल्लाद दोनों नहीं बन सकती, सारी जो फैसले सरकार अपने हाथ में नहीं ले सकती है और बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है। तो ये नाराजगी भी बता रही है कि कहीं ना कहीं सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की निगाहें बनी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन को लेकर कुछ गाइडलाइंस दी गई, लगभग 15 गाइडलाइंस तय की गई थी, लेकिन उसका उल्लंघन बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से, बीजेपी सरकारों की तरफ से लगातार किया जा रहा है और यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरह से दो धर्मों के बीच में जो ये सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इधर आई लव मोहम्मद और उधर आई लव महादेव के बीच जो एक तरह से एक लड़ाई, जो जंग शुरू कर दी गई है, इस पर भी अजय राय की प्रतिक्रिया आई है। एक बार उनको सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने। मैं काशी की बात करूंगा, बहुत सी चीज़ें जानकारी में आ रही हैं हम लोगों को और वो बहुत, मैं समझता हूं कि वो आदरणीय हमारे नेता राहुल जी इसके बारे में सारी चीज़ों को जरूर देश की जनता को बताने का कार्य करेंगे, जैसा हम सब लोग, निश्चित तौर से हम सब लोग, जैसा हम लोग का प्रयास है। तो विनाश जी, जैसे कि सबसे पहले हम वाराणसी सीट पर बात कर रहे थे क्योंकि वो बड़ा मुद्दा है, हाइड्रोजन बम की बात लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं। अजय राय को भी हमने अभी सुना, इसमें फिर उन्होंने राहुल गांधी के उन्हीं आरोपों का जिक्र किया, एटम बम का, हाइड्रोजन बम का जिक्र पूरी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट दिखाई दे रहा है। बिहार में भी चुनाव होने वाला, मतलब जल्दी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, पूरा वही समय चल रहा है और हर किसी की जुबान पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है। ऐसे में वाराणसी सीट को लेकर अजय राय का ताजा बयान आना और ये कहना कि उन्होंने बहुत सारे सबूत जुटा लिए हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वाराणसी सीट जो 2024 का चुनाव हुआ है वो काफ़ी फंसी हुई सीट दिखाई दे रही थी। नरेंद्र मोदी का वाराणसी से वो तीसरा चुनाव था और उससे पहले वाराणसी दक्षिण जो विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था उसमें भी हमने ये चीज़ देखी थी। वाराणसी दक्षिण जो सीट है विधानसभा की, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, काशी विश्वनाथ मंदिर आता है, जिसको लेकर भी विवाद चल रहे हैं, उस सीट पर भी बीजेपी बहुत मुश्किल से जीत पाई थी। शुरुआत से लेकर लास्ट के जब 2-3 राउंड बाकी रह गए थे तब तक बीजेपी का उम्मीदवार पीछे चल रहा था, लास्ट में वो बीजेपी का उम्मीदवार आगे निकला है। और वही हालत वाराणसी में लोकसभा चुनाव के समय भी 2024 में दिखाई दे रहे थे। मुकाबला काफ़ी कांटे का बताया जा रहा था और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को पूरे भारत में अपना चुनाव प्रचार रोककर 2 दिन वाराणसी में कैंप करना पड़ा था। नहीं तो इससे पहले 2014 का उन्होंने वाराणसी में चुनाव लड़ा, 2019 का उन्होंने चुनाव लड़ा, वो कभी भी वाराणसी में उन्होंने कैंप नहीं किया। वो खाली जिस दिन नॉमिनेशन भरने जाते थे उस दिन एक रोड शो करते थे और उसके बाद अंतिम समय पर उनका एक रोड शो होता था।
लेकिन 2024 में स्थितियां बिल्कुल उल्टी देखी गई। प्रधानमंत्री के लगातार रोड शो हुए, उनकी नुक्कड़ रैलियां कराई गई, क्योंकि बीजेपी को भी इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि वाराणसी सीट वो हार रहे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री को वहां बुलाया गया। प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जिस दिन वाराणसी में चुनाव था उससे 48 घंटे पहले तक वाराणसी में कैंप कर रहे थे। तमाम जो चुनाव लड़ रहे थे सांसद जिनके चुनाव क्षेत्र में एक तरीके से वोटिंग का काम पूरा हो गया था, वो सभी वाराणसी में कैंप कर रहे थे। आपको वाराणसी में इतनी ताकत लगाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? उसका कारण यही था कि प्रधानमंत्री की वो सीट बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। अजय राय लगातार आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे थे और इसी के चलते बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत वाराणसी में झोंक दी थी। लेकिन जब चुनाव नतीजे जब चुनाव के काउंटिंग शुरू हुई वो चीज दिखाई भी दी थी, जब लगातार अजय राय शुरुआती राउंड में आगे निकलते चले गए थे। फिर बाद में अचानक क्या हुआ कि अजय राय पिछड़ना शुरू हुए और 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। लेकिन 6 राउंड तक जिस तरीके से अजय राय आगे बने रहे, उस एक चीज तो साफ दिखाई दे रही है कि जो अजय राय का जो बयान आया है कि वाराणसी सीट को लेकर हाइड्रोजन बम फूट सकता है, हमारे पास सबूत आ गए हैं। तो ये सबूत संभवतः ईवीएम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ये जो वोटिंग लिस्ट है उसको लेकर भी हो सकते हैं। तमाम ऐसी चीजें हम लोगों को इंतजार रहेगा कि भाई वाराणसी सीट पर क्या खुलासा होने वाला है। लेकिन एक चीज तो तय थी कि वाराणसी सीट पर कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी हम मान रहे थे कि हम इस बार बहुत मुश्किल में हैं और उसके बावजूद 1.5 लाख वोटों की जीत। वैसे तो प्रधानमंत्री वहां से 4 लाख 5 लाख वोटों से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार उनका जो जीत का अंतर था वो आधे से भी कम रह गया था। लेकिन फिर भी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीट से चुनाव जीत कैसे गए। उनकी जीत ही सवालों में थी। 1.5 लाख वोट तो काफी ज्यादा थे। अगर वो 10 या 20 हजार वोट से चुनाव जीते तब तो मान लिया जाता कि भाई हाँ, क्योंकि सीट पर काफी कांटे का मुकाबला दिख रहा था, अजय राय थोड़े से आगे निकलते दिख रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि भाई कहीं के अजय राय समर्थकों के वोट कम डले हो या कुछ भी हुआ हो। लेकिन इतने जो 1.5 लाख की जीत और जिस तरीके से शुरुआत में अजय राय का आगे निकलना और वहां का जो ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे पास आ रही थी, उसके बाद जो चुनाव परिणाम से मैच नहीं होना, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सवाल उठ रहे थे। और अब जिस तरीके से अजय राय का बयान आया है कि वाराणसी सीट को लेकर हाइड्रोजन बम फूट सकता है, तो अब तमाम चीजें हैं कि राहुल गांधी बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उम्मीद यही है कि बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और इसका असर बिहार में भी दिखाई देगा। तो हम सभी को इस चीज का इंतजार है कि वाराणसी सीट में ऐसा क्या हुआ कि अचानक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीड इतनी बड़ी हो गई थी। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाते रहे। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अजय राय भी इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे और अब जैसा कि आपने कहा, अब इंतजार है राहुल गांधी की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि उसमें भी राहुल गांधी 100% सबूतों के साथ आएंगे। ये बात उन्होंने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कह दी थी, जब 18 सितंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं पूरे 100% सबूतों के साथ आऊंगा। और बड़ी बात ये भी खुलासा उन्होंने किया था कि ये जो सबूत उन्हें मिल रहे हैं, ये चुनाव आयोग के अंदर से ही बैठे उनके अधिकारी ही उनको मुहैया करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही हैं। वहीं बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बीजेपी शासित जो सरकारें हैं, बीजेपी की सरकारें हैं, वो घिरी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की नजर बनी हुई है। और इसी को लेकर अजय राय ने साफ साफ कहा कि बीजेपी नेताओं की इतनी अवैध इमारतें हैं, उन पर बुलडोजर कब चलेगा, यानी योगी सरकार उन पर कार्रवाई कब करेगी। और वहीं आई लव मोहम्मद का मामला जो गरमाया हुआ है, या उसके जवाब में जिस तरह से आई लव जो महादेव जो चल पड़ा है, इस पर सुरेंद्र राउत का बयान आया है, किस तरह से उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार में देश में 2 कानून चल रहे हैं। क्या कुछ बोले सुरेंद्र राउत, एक बार सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश में 2 कानून चला रही है। एक जो सुप्रीम कोर्ट है, जो संविधान है, जो हमारा कानून है, जिसको विपक्ष मानता है, पूरा देश मानता है, और एक भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी का तफरका, भारत का इस तरीके से कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना, हर शख्स का हाफ इनकाउंटर कर देना, जो आदमी भी आपके विरोध में है उसके घर पे बुलडोजर चला देना, ये भारतीय जनता पार्टी का कानून है। और इसी कानून के तहत भारतीय जनता पार्टी देश में, प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव व्याप्त करना चाहती है। बरेली में भी उन्होंने ऐसा ही कहा, ऐसा ही किया। जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर नफरत पैदा की, ये अपने आप में अक्षम्य अपराध की तरीके से और देश को के संविधान को तोड़ने वाली बात है जो भारतीय जनता पार्टी का शासन और प्रशासन कर रहा है। और लोगों के घाव पर मरहम लगाने के लिए अगर इमरान मसूद जाना चाहते हैं, माता प्रसाद पांडे जी जाना चाहते हैं, कांग्रेस जाना चाहती है, समाजवादी पार्टी जाना चाहती है, तो उनको रोक दिया जा रहा है। ये कौन सा कानून है? जंगल राज है और इस जंगल राज का हम विरोध करते हैं।
सुरेंद्र राजपूत ने साफ साफ कहा है कि ये कौन सा कानून है, ये जंगल राज है और इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, विपक्ष को उन पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन असल में बीजेपी नेताओं को बचाया जा रहा है। और ये कांग्रेस के अजय राय का भी कहना है कि उनकी इतनी इमारतें खड़ी है, वहां बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। और यही बात सुरेंद्र राजपूत ने भी कही कि बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है, यानी बुलडोजर एक्शन को लेकर या जिस तरह से एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, इसको लेकर बीजेपी घिरी हुई है। लेकिन इसके अलावा मोदी सरकार एक और मामले में घिरी हुई है और वो है सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का मामला, जिसको लेकर उनकी जो पत्नी है वो लगातार मोर्चा खोले हुई है, सरकार पर हमलावर है। और इन सबके बीच में खुद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान आ गया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी है वो अमित शाह का मूर्खतापूर्ण फैसला है, यानी सीधे सीधे उन्होंने अमित शाह पर निशाना साध दिया। और इसके अलावा उद्धव ठाकरे का भी बयान आया है और बयान में उन्होंने बड़ा सवाल पूछा है कि अगर यहां सोनम वांगचुक ने हिंसा फैलाई है लद्दाख में, तो फिर मणिपुर में हिंसा के पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे ने कर दिया है। यानी सोनम वांगचुक के मामले पर भी मोदी सरकार, बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। लेकिन फिलहाल इन सारे मुद्दों पर भी सबकी निगाहें बनी है, पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो आज 2 बजे होने वाली है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग क्या विपक्ष के सवालों के जवाब देगा, क्या विपक्ष की आपत्तियों पर जवाब देगा, या पत्रकार उससे कुछ सवाल करेंगे तो क्या चुनाव आयोग पत्रकारों के उन सवालों का जवाब देगा, या फिर सिर्फ अपने दिशा निर्देश बताकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करके दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा और उसके बाद सीधा आएगा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए। तो यहां पर चुनाव आयोग पर जनता का विश्वास बढ़ेगा या और कम हो जाएगा, ये उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही निर्भर करता है जो 2 बजे होने वाली है। हालांकि अभी तक जो कहा जा रहा है या जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग लगातार बीजेपी के इशारे पर काम करता दिखाई दे रहा है, बीजेपी की से हरी झंडी मिलने के बाद ही बिहार पहुंचा है चुनाव आयोग, ऐसे आरोप लगने शुरू हो गए हैं। और चुनाव आयोग के बिहार में होने के बावजूद योजनाएं जो चली जा रही हैं, जिस तरह से कैश ट्रांसफर हो रहा है, इस पर भी चुनाव आयोग घिरा हुआ है और लगातार विपक्ष कह रहा है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे। ये उसे बड़ी बात, मतलब उसे इस पर शंका है कि क्या वाकई चुनाव निष्पक्ष होंगे जैसे दावे चुनाव आयोग कर रहा है। खैर, निगाहें बनी रहेंगी उस पर कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करता है, क्या बताता है, क्या दिशा निर्देश बताता है और विपक्ष के सवालों के जवाब देता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। देखते रहिए DV लाइव और मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।